हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज रिवीजन के प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, एक एक चीजें जो है बाकायदे समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सेट क्या होता है। तो कलेक्शन आपने बचपन से सुन रखा है कि कलेक्शन कलेक्शन कौन से कलेक्शन कलेक्शन वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, सारे कलेक्शन कैसे होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि जो मेरे लिए वही तुम्हारे लिए, वही किसी और के लिए भी, सबके लिए जो है वो चीज सेम हो। जैसे मैंने बोला बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का बेस्ट क्रिकेटर अब किसी के हिसाब से जो है धोनी धोनी करेगा, कोई कोहली कोहली करेगा ना, सबके लिए जो है अलग अलग क्रिकेटर हो जाएंगे। तो ये कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अगर आपसे बोला जाए कि जो है मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स का कलेक्शन, तो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। जितने कलेक्शन आपके लिए हैं उतने ही कलेक्शन मेरे लिए हैं ना। वर्ड जो है, जितने भी वर्ड आएंगे उसमें नॉवेल्स के नेम में, वो सारे के सारे जो है जो आपके लिए है वही मेरे लिए भी है। तो जो कलेक्शन सबके लिए सेम हो उसी को हम बोलते हैं क्या? वेल डिफाइंड। ठीक है, अब उसके बाद सेट के बाद इसमें सेट्स में कई सारे ऑपरेशंस आते हैं। जैसे मान लीजिए सेट हो, सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसके अंदर के एलिमेंट को चाहे कॉमा लगा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। 1 2 3 4 ऐसे करके बंद कर दिया। इसमें जो है 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और जो है ये सेट। नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से लिखा जाता है। होल नंबर के सेट को कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर का मतलब 0 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। जेड इन सारे नंबर्स का जो है नेगेटिव भी आता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, तो इसको बोलते हैं जेड से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो है आता है हमारे पास उससे बड़ा सेट एक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। सारे जेड भी रेशनल नंबर होते हैं, सबको अपान 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू का कलेक्शन ना, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के बाद एक कलेक्शन होता है इर्रेशनल का, और रेशनल इर्रेशनल को कंबाइन करके बनता है रियल नंबर। रियल नंबर जो है पूरी नंबर लाइन से डिनोट की जाती है। बहुत सारी नंबर्स होती हैं, सारे रेशनल होते हैं, सारे इर्रेशनल नंबर सबको कंबाइन करके बन जाता है। रेशनल नंबर से ही बड़ा सेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सारा काम है सेट्स का। अगर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये जो है कार्डिनल नंबर बोलते हैं। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 4, 4 एलिमेंट है। अगर यही लिख दिया जाता बी इक्वल टू ए बी सी, स्मॉल लेटर में अंदर के एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो बी का कार्डिनल नंबर कितना है? 3। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं ये बताता है आपको कार्डिनल नंबर। ओके, तो सेट में कार्डिनल नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद फिर आता है नंबर, कौन सा सेट फाइनाइट होगा, कौन इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट जो है आपका जिसमें कार्डिनल नंबर जिसकी फाइनाइट है, जिसके कार्डिनल, जिसको आप काउंट कर सको ना। जैसे इसको हमने काउंट कर लिया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमने काउंट कर लिए, तो उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को आप काउंट ना कर सको, नेचुरल नंबर कितनी होती हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते, होल नंबर कितने होते हैं काउंट नहीं कर सकते। ये सारे के सारे सेट्स कैसे हैं जो ऊपर लिखे गए हैं, ये सब इनफाइनाइट सेट है। इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब उसके बाद फिर जो है एक आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो। जैसे लिख दिया गया सेट सी इक्वल टू सिंगलटन 1, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसको बोलेंगे हम सिंगलटन सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट इसी को नाम से जानते हैं नल सेट। चाहे इम्पटी सेट बोलिए, चाहे नल सेट बोलिए, चाहे जो है वाइड सेट बोलिए, VOID वाइड सेट, जिस नाम से भी आप बुला लीजिए इसको। इसमें कोई नॉनसेंस बात लिखी गई है। जैसे बोला गया कि द सेट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज ना, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन अ गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का कलेक्शन, तो गर्ल्स कॉलेज में कोई बॉयज नहीं होंगे, तो डेफिनेटली ये नॉनसेंस बात लिखी गई है ना। तो ऐसे सेट को आप क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट। ठीक है, अब उसके बाद सेट में जो है एक बात आती है सबसेट। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होंगे? सबसेट्स मतलब दो सेट, जैसे ए है और बी है। मान लीजिए जैसे ए में जो है क्या आया है 1 2 3 4, या सेट डी ले रहे हैं, डी इक्वल टू आया है मान लीजिए 5 2 3 5 7, और सेट सी इक्वल टू है 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या डी सी का सबसेट कब होगा? डी सी का सबसेट होगा अगर इसके सारे एलिमेंट सी में बिलोंग करते हो, या सी डी का सबसेट तब होगा जब सी के सारे एलिमेंट डी में बिलोंग करते हो। तो क्या जो है सी के डी के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं? बिल्कुल नहीं है। 5 और 7 यहाँ नहीं है। सी के सारे एलिमेंट 1 और 4 नहीं है।
तो एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया जो कि इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। जैसे अगर इस सेट ए के लिए सबसेट लिखूं तो बी इक्वल टू लिख दूं मैं 2 3। 2 3 लिखने के बाद सारे के सारे एलिमेंट, इसमें 2 है इसमें और 3 है, 2 3 दोनों के दोनों यहाँ पे हैं, तो हम बोलेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है तो ए बी का सबसेट नहीं है। सबसेट के सिंबल को डिनोट किया जाता है, जैसे ए सबसेट बी है तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, किसी सेट में कितने सबसेट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उसके कार्डिनल नंबर पे। मतलब अगर इसमें जो है 1 2 3 4 है तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर 4। किसी सेट में जो है अगर 3 एलिमेंट है, जैसे ये है बी इक्वल टू ए बी सी, तो किसके कितने सबसेट्स हो जाएंगे 2 टू द पावर 3। ठीक है, ये चीज होती है कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं अगर हमको ये देखना है तो और इसमें जो बातें हैं वो ऑपरेशन से रिलेटेड बातें हैं। ऑपरेशंस को भी हम धीरे से जान लेते हैं क्या होता है ऑपरेशन। अगर यहाँ देखा जाए तो जैसे पहला ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन यूनियन को ऐसे यू के सिंबल के साथ डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट हों, बी के भी सारे एलिमेंट हों, और किसी भी सेट में एलिमेंट्स को रिपीटेड वे में नहीं लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाए। मतलब जैसे यहाँ पे हमने डी लिया है और सी लिया है, तो अगर हमको लिखना है डी यूनियन सी तो सारे के सारे डी के एलिमेंट लिख डालिए पहले 2 3 5 7, और फिर जो बचा सी के भी सारे एलिमेंट लिख डालिए, बट ध्यान रहे कि कोई भी चीज दो बार ना लिखी हो। तो 1 लिख दिया, 2 ऑलरेडी लिख चुका है, 3 ऑलरेडी आ चुका है, बचा 4 भी लिख दीजिए बस। तो ये हो जाएगा डी यूनियन सी। यूनियन में क्या करना है आपको, सारे के सारे एलिमेंट को लिख लेना है, जो एलिमेंट रिपीटेड है रिपीटेड एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है। फिर उसके बाद आता है अगला नंबर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं, इसी यूनियन को नीचे से सिंबल बना के रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ये। अगर हमको लिखना है यही मान लीजिए डी इंटरसेक्शन सी, तो ऐसा एलिमेंट लिखा जाएगा जो डी और सी दोनों में हो। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट है, जैसे यहाँ ये सेट है डी, ये सेट है सी, तो डी और सी दोनों में कौन है, तो बताएंगे आप कि 2 और 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो हम उसके बस 2 3 लिखेंगे। तो यूनियन में क्या किया जाएगा, सारे एलिमेंट को लिखे जाएंगे, और इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ उनको लिखा जाएगा। ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। डी एक होता है जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, जैसे हमको लिखना है डी माइनस सी, तो डी में से वो सारे एलिमेंट निकाल देंगे जो सी में भी हो। डी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट हैं उसमें से सब कुछ निकाल दीजिए जो सी में भी हो। तो 2 और 3 सी में भी है, तो डी में से 2 और 3 को निकाल दीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5 और 7। अगर आपको लिखना है सी माइनस डी, तो सी में से उन सारे एलिमेंट को निकाल दीजिए जो डी में भी हो। तो 2 3 है जो डी में भी है, तो 2 3 को निकाल दीजिए, तो 2 3 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा 1 और 4। ठीक है, ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट में क्या करना है, ए माइनस डी अगर करना है तो बी के सारे एलिमेंट जो ए में भी है उनको हटा देना है। ठीक है, ये काम है हमारा। तो यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब्ट्रैक्शन वगैरह जानने के बाद इसमें और भी कुछ बातें हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे यूनियन किया जाए, मान लीजिए ए यूनियन ए किया जाए, ए यूनियन ए, उस सेट का उसी के साथ यूनियन, मतलब ए के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, फिर दूसरे वाले ए के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। बात तो वही है ना, पहले वाले ए का ही। ठीक है, इम्पटी सेट को हम जो है फाई से डिनोट करते हैं, ये चीज छूट गई थी, स्किप हो गई थी, तो फाई से डिनोट करते हैं। किसी भी सेट में अगर फाई को यूनियन किया जाए तो यूनियन करने से, फाई को यूनियन करने से क्या मिलेगा, मतलब कुछ भी नहीं हुआ यूनियन तब भी मिल जाएगा ए। ठीक है, फिर एक सेट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है वो सबसे बड़ा सेट। जैसे अगर आपको डी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है तो कुछ भी ऐसा सेट लिख डालिए जो इन दोनों को बस इंक्लूड कर ले, और चाहे कुछ ज्यादा हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम इतना जरूर हो कि इन दोनों को इंक्लूड कर ले। तो ये चीज होती है यूनिवर्सल सेट ना। यूनिवर्सल सेट से ही हम कॉम्प्लीमेंट को बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को हटा दीजिए तो वो बन जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मतलब अगर आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो
ए का कॉम्प्लीमेंट डैश से करके डिनोट किया जाता है, या ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऐसे सी का सिंबल लगा दिया जाता है। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है। वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को जो है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर के सेट को, उसके अंदर जो सेट है उसको जो है सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर का हिस्सा। ठीक है, पूरे ए को हटा दीजिए, उसके बाद जो बचा वो वाला पोर्शन, और ए तो पूरा खुद है ही। ए यूनियन बी का मतलब है, अगर एक यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए यूनियन बी का मतलब है पूरा सर्कल ए और पूरा सर्कल बी दोनों मिला के। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये बीच वाला पोर्शन। दो सेट डिसजॉइंट कब कहे जाएंगे? जब उसके बीच में कोई इंटरसेक्शन ही ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो। ठीक है, ये बात होती है सेट थ्योरी में। कुछ बातें और है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर आपको निकालना है, ए में दिया है, बी में दिया है, इंटरसेक्शन में भी दिया है, तो ए के एलिमेंट को निकाल लीजिए, कितने एलिमेंट बी में है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि आप खुद ही देखिए, ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो ये इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट दो दो बार लिखा जा चुका है ना, ए के साथ भी लिखा जा चुका है, बी के साथ भी लिखा जा चुका है। और यूनियन में कोई भी चीज दो बार नहीं आती ना, एक ही बार लिखी जाएगी, तो इसलिए एक बार इसको माइनस कर दिया है। ठीक है, ये हमारा काम है। ऐसे ही कुछ और बातें हैं, आप जो है उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, बाकी सारी वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, वहां से आप जो है देख सकते हैं। आगे जो है हम पढ़े अगर, तो इसी में हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ऑर्डर पेयर, जैसे आपने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, तो उसमें पहला एक्स और वाई लिखा होता है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। तो इसका मतलब होता है कि ऑर्डर पेयर होने का मतलब आप देखते ही जान जाओगे कि पहला सेट, पहला एलिमेंट कहाँ से है, एक्स एक्सिस से है, दूसरा एलिमेंट वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, इस तरीके की बातें होती हैं। अगर दो सेट हैं, ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है, और बी इक्वल टू मान लीजिए जो है 4 5 6 है, 4 5 6 है, तो सेट ए क्रॉस बी अगर लिखा जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए और बी से जो है क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कराने में आप प्रोडक्ट कराते नहीं हैं, कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। 1 का 4 से होगा तो ऐसे लिख देंगे ऑर्डर पेयर 1 4, 1 का 5 से होगा तो बोलेंगे 1 5, 1 का 6 से होगा तो 1 6, फिर ऐसे ही 2 का 4 से तो 2 4, ऐसे 2 5 और ऐसे ही 2 6। ठीक है, फिर ऐसे ही 3 4 3 5 और 3 6 3 6। कितने एलिमेंट आए? ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए? ए क्रॉस बी में 3 3 6 3 9 9 एलिमेंट आए ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर यम है 3 था यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? 3 इंटू 3, मतलब 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, 9 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 9। ऐसे ही अगर यम एलिमेंट यहाँ है, यन एलिमेंट यहाँ है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे? यम इंटू यन एलिमेंट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है, रिलेशन। इसका कोई भी सबसेट आप उठा लीजिए, कुछ भी एलिमेंट्स को उठा लीजिए, रिलेशन होगा। जैसे अगर इसमें 9 एलिमेंट है, जिसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस, तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं। तो अगर इसके 9 एलिमेंट हैं तो 2 टू द पावर 9, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को 2 से पावर लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपको पता चल जाता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 512 ना, ये बात होती है। नंबर ऑफ रिलेशंस के बाद जो है हमें जो है यहाँ जो रिलेशन में पढ़ना होता है वो 3 तरीके के रिलेशन है। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव रिलेशन। 3 तरीके के रिलेशन है, जो ये तीनों होते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तीनों के तीनों हो जाएं, इक्विवेलेंस रिलेशन ना। जब किसी एलिमेंट का खुद से रिश्ता हो, मतलब ए जो है अगर सेट ए में है तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन को आर से जोड़ करेंगे। जब कोई एलिमेंट खुद से रिश्ते में हो, मतलब ऐसे जैसे बोल दें कि लाइन का पैरेलल होना, लाइन का पैरेलल होना, कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, यस आप लेते हैं खुद के पैरेलल होती है, तो वो रिलेशन हो जाएगा
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है? हाँ, किसी भी सेट के जो है सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग करते ही करते हैं। तो सेट सबसेट का होना भी कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब जो भी रिलेशन है वो रिलेशन अगर खुद के साथ हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा नंबर आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में होता है कि जैसे ए अगर बी से रिलेशन में है, ए अगर बी से रिलेशन में है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी ए से रिलेशन में होना चाहिए, बी भी ए से रिलेशन में होना चाहिए। मतलब जो रिश्ता मुझसे मेरा तुमसे है वही रिश्ता तुम्हारा मुझसे भी होना चाहिए। तो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे लाइंस का पैरेलल होना, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। बोलेंगे L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का होना भी कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अगर बोले कि A B का भाई है तो B भी A का भाई है, जरूरी नहीं ना, क्योंकि B A की बहन भी हो सकती है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ए बी का सबसेट है, ए बी का अगर सबसेट है तो ये जरूरी तो नहीं कि बी भी ए का सबसेट हो। ठीक है। तो ऐसा रिलेशन ऑफ इक्वालिटी ले लीजिए। जैसे x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू एक्स भी आप लिख सकते हो, मतलब उल्टा लिख दो, तो वो रिलेशन कैसा होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब होता है कि अगर ए बी से रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, ध्यान दीजिएगा, ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में, ये कहाँ खत्म हो रहा है? बी पे, ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है? बी से। तो अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए और सी को भी रिलेशन में होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ये रिलेशन कैसा होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे लाइंस का पैरेलल होना, L1 जो है L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, और बोल दिया कि L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 भी L3 के पैरेलल है? बिल्कुल है। तो लाइंस का पैरेलल होना कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है ना। तो इसका मतलब क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं, L1 और L3 पैरेलल है ना। तो पहले परपेंडिकुलर का होना कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिविटी की बात करेंगे। डोमेन, अगर रिलेशन के डोमेन की बात की जाए तो जो ये ऑर्डर पेयर है इसके पहले एलिमेंट को पूरा सेट बना लीजिए, वो हो जाएगा डोमेन। जैसे इसके पहले एलिमेंट का सेट बनाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो है 1, फिर 1 3 बार आ रहा है, एक ही बार लिखते हैं सेट में किसी चीज को, फिर 2 और 3, तो ये हो गया डोमेन। दूसरे एलिमेंट का पूरा कलेक्शन, दूसरे एलिमेंट को आप कलेक्ट कर लोगे तो वो हो जाएगा आपका रेंज। तो ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का पूरा कलेक्शन होता है डोमेन, और ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का पूरा कलेक्शन होता है रेंज। यही रिलेशन आपका जो है फंक्शन बन जाता है अगर इसमें कुछ शर्तें आ जाएं, कुछ कंडीशंस बन जाएं। जैसे वो कंडीशंस क्या हैं? पहली बात तो जैसे ए से बी पर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है, तो डेफिनेटली पूरे सेट ए को इन्वॉल्व होना पड़ेगा रिलेशन में। मतलब अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी पर है तो ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए, और किसी एक ही एलिमेंट का दो के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था ना 1 1 1 2 1 3 करके, अगर ऐसा है तो नहीं, 1 2 और 3 दोनों से नहीं रिलेट कर सकता है, 1 का रिलेशन सिर्फ एक ही चीज से हो जाता है। ठीक है। ये होता है फंक्शन की बात। फंक्शन में एक चीज जो आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जैसे है एफ और जी दो फंक्शन है, और एफ ओ जी ऑफ एक्स अगर निकालना है तो मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है। और जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स अगर निकालना है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कहने का कुछ ऐसा है, जैसे एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया मान लीजिए साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स ले लिया हमने एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो एफ ओ जी ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स।
ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि जी ऑफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहां रख देंगे। एफ का काम क्या है, एफ के अंदर जो भी एक्स आता है वो उस पर क्या करता है, साइन लगा देता है। अगर इसके अंदर ये आया है तो इसके आगे क्या करेगा, साइन लगा देगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर। जैसे अगर आपको जी ओ एफ निकालना है इसी चीज में, तो इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। और जी ऑफ साइन एक्स, जी के अंदर जो भी आता है उसका क्या करता है, वो स्क्वायर कर देता है। तो जी के अंदर अगर साइन एक्स आया है तो साइन का क्या करेगा, वो स्क्वायर कर देगा, साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों चीजों में अंतर है ना, साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसमें अंतर है। अंतर क्या है, ये एंगल का स्क्वायर है, उस पर साइन लगा है। ये साइन एक्स पहले निकाला गया, एक क्वांटिटी आई, उसका स्क्वायर है। तो दोनों में फर्क होता है। फंक्शन कुल मिला के अगर बोला जाए तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब एक मशीन है। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। मशीन के अंदर कोई यक्स आता है तो वो उसको यक्स के तरीके से परिवर्तित करता है। मतलब अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर लिखा गया है कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस 5/2, ठीक है, तो अगर इसके अंदर, इस मशीन के अंदर कुछ और आ गया एक्स के अलावा, जैसे मान लीजिए शुभम आ गए, तो शुभम को वो क्या करेगा, शुभम का स्क्वायर करेगा, उसमें +5 करेगा और 2 करेगा। तो कुल मिला के फंक्शन जो है एक मशीन है ना, एक मशीन है। उस मशीन का काम उसकी डेफिनेशन करती है, जिस टाइप की मशीन होगी। अब वो मशीन जैसे यहाँ वाली मशीन है तो वो क्या करती है, उसके अंदर जो भी आता है उसको एक्स को क्या करता है, साइन एक्स कर देता है। अगर उस एफ वाली मशीन के अंदर अगर एक्स स्क्वायर आ गया है तो वो क्या करेगा, उसका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कर देगा। ठीक है, ये चीज है, ऐसे समझिए फंक्शन को। अब मशीन है तो डेफिनेटली कुछ इनपुट होगा, यक्स की आप कुछ वैल्यू रखोगे, तो जो वैल्यू आप इनपुट में रखते हो तो इनपुट ही आपका क्या हो जाता है, डोमेन। और जो वैल्यू आप आउटपुट में पाते हो वही आउटपुट ही आपका क्या हो जाता है, रेंज। और कोई अगर फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है तो जो दूसरा वाला सेट है ये पूरा होता है कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर ही पूरे मिलते हैं रेंज के सारे एलिमेंट ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने निकाला है एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 का स्क्वायर प्लस 5 होगा तो कितना आ जाएगा, 9/2 मतलब 4.5। तो 2 की इमेज है 4.5, 2 की इमेज है 4.5 और 4.5 की प्री इमेज है 2। फंक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, रिवीजन में हम लोग बहुत चीजें कवर नहीं कर सकते हैं ना, चीजें बहुत डिटेल में रखनी पड़ेंगी। लेकिन आपके एग्जाम पर्पज से जितनी चीजें हैं मैंने एक बार में जो है 1 शॉट कवर कर दिया है। आप जो है एक बार देख लीजिए चीजों को, एक बार अपने हिसाब से रिदम मैंने पकड़ा दिया है, काम आप खुद कर लीजिए थोड़ा सा। अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं आपके, जो इसके पहले बोर्ड में पूछे जा चुके हैं सीए फाउंडेशन के, तो फिर उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट को और मजबूती मिलेगी। ये देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला ही कह रहा है कि A एंड B आर टू सेट्स एंड टू सेट्स, ठीक है। A जो है 1 2 3 4 और B है 2 3 4, तो आपको पता करना है A माइनस बी यूनियन B माइनस ए। ओके, अभी अभी हमने देखा कि A माइनस बी क्या होता है, मतलब A के सारे एलिमेंट में से B के सारे एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए। तो A में कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, B में है 2 3 4, तो A में से जो है 1 2 3 4 में से 2 3 4 हटा दीजिए, क्या बचेगा 1। और B माइनस ए मतलब B में कौन कौन है, 2 3 4, 2 3 4 में से A के सारे एलिमेंट हटा दीजिए, मतलब 2 3 4 खुद ही चला गया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, 5। ठीक है, अगर आप करते हैं A माइनस बी यूनियन B माइनस ए, मतलब A माइनस बी और B माइनस ए के सारे एलिमेंट लिखिए, तो A माइनस बी और B माइनस ए के सारे एलिमेंट अगर आप लिखेंगे तो सिर्फ यही आएगा, सिंगलटन 1। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नहीं। दूसरे में कह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ 1 to 5, इसके सबसेट्स कितने होंगे। इसके सबसेट्स अगर देखे जाए तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट हैं तो 2 to the power 3, 2 to the power 3 का मतलब 2 into 2 into 2 मतलब 8। ठीक है, तो इसमें कितने सबसेट्स हो गए, 8। सॉरी, हमने कर्ली ब्रैकेट लगा लिया है, कर्ली ब्रैकेट कहीं नहीं रहेगा, नंबर 8 ना, ऑप्शन बी करेक्ट है। दूसरा क्या है, ऑन द सेट्स ऑफ लाइन बीइंग परपेंडिकुलर,
इज अ डॉट डॉट रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? रिलेशन कैसा है? बीइंग परपेंडिकुलर, लाइंस का परपेंडिकुलर होना। जैसे L1 है, मान लीजिए L कोई लाइन है, क्या वो खुद के परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल, कोई लाइन खुद के आइडेंटिकल होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। एक लाइन मान लीजिए L1, दूसरा लाइन मान लीजिए L2, क्या L1 L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल होगी। अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है। इधर से देखें तो बोलेंगे L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक होगा। दो लाइन, तीन लाइन ले लें, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा? बना के देख लीजिए। एक लाइन हो गई L1, दूसरी हो गई L2, और L3 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। L1 परपेंडिकुलर टू L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं, दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये जो है ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो क्या बात हुई कि रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? सिमेट्रिक। तो इसमें भी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ए इंटरसेक्शन ए और ए में कॉमन कोई सेट खुद के साथ पूरा पूरा कॉमन बनाएगा, वही सेट तो है, तो क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स को दिया है x+3 और जी ऑफ एक्स को बताया गया है x²। तो एफओ जी पता करना है, एफओ जी ऑफ एक्स। एफओ जी ऑफ एक्स जरा निकालिए। एफओ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू सीधे सीधे गिवन है x², तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ x²। और एफ की खूबी क्या है? एफ की खूबी क्या है? जो भी उसके अंदर x आता है उसमें वो 3 ऐड कर देता है। एफ के अंदर अब क्या आ चुका है? x², तो ये क्या करेगा? x² में 3 ऐड कर देगा, तो क्या हो जाएगा? x² + 3। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। डोमेन पता करना है। हमने बताया कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है उसका कलेक्शन होता है डोमेन। यहाँ पहले एलिमेंट का कलेक्शन 1 7 है और 2 6 है। पहले एलिमेंट का कलेक्शन 2 ऑर्डर पेयर है, इसमें पहला एलिमेंट है 1, इसका पहला एलिमेंट है 2, तो पहले एलिमेंट को कलेक्ट कर लीजिए, वो क्या हो गया? डोमेन। तो 1 2 जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ये हो गया डोमेन। दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन क्या होता है? रेंज। तो रेंज पूछेगा तो दूसरे एलिमेंट के पूरे कलेक्शन को आप लिख दीजिए, ठीक है। यही सारे क्वेश्चंस थे जो आपके जो है इसके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और भी सारे क्वेश्चंस जो है, कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, उनको जो है सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस बना लीजिए अपनी। तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू हैप्पी दिवाली। थैंक यू।